स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, 21 सितंबर को दुनिया भर में विश्व एल्जाइमर्स डे के रूप में मनाया जाता है। एल्जाइमर्स एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो आपकी रोजाना की दिनचर्या को काफी प्रभावित करती है। इस बारे में हमने बात की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव से। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे 21 सितंबर को मनाया जाता है। एंड व्हाई शुड वी नो कि ये डिमेंशिया क्या है, इसको मनाया क्यों जाता है? क्योंकि हमारा एक डेफिनेटिव सबके दिमाग में एक भय होती है कि क्या हम भूलने लगे, क्या हम हमारे यादें भूल जाए, हम नहीं रहें, क्या होगा ये बुज़ुर्ग लोगों में हम देखते हैं कि ये कहते लोग कि डिमेंशिया हो जाती है, डिमेंटेड है, इनको कुछ याद नहीं रहते, वो एक डिपेंडेंट हो जाते हैं हमारे अपने सारे दिनचर्या के लिए। क्या हम भी ऐसे बन जाएं? वी डोंट वांट टू डू दैट। सो टू अंडरस्टैंड कि ये डिसीज़ क्या है, क्या हो सकता है, क्या लक्षण है और इनमें कैसे इनको पहचान सकते हैं, इनको कैसे उपचार हो सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये जानकारी देने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। यानी ये दुनिया भर में मनाया जाता है। इसी तरह भारत देश में भी इसके बारे में जानकारी देने के लिए कई माध्यम से आप तक ये चीज़ें, ये इंफॉर्मेशन, दिस काइंड ऑफ update on what is happening in the world about the science regarding dementia, खास तौर पे अल्जाइमर्स डिमेंशिया जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिमेंशियाज में सबसे कॉमन डिसीज़ होती है, सबसे आम वो जो what you call as the reason या cause for dementia is Alzheimer's dementia. So, what is the basic difference between the two, dementia and Alzheimer's? So जो Alzheimer's disease या Alzheimer's dementia is a variety of dementia. तो डिमेंशिया की मतलब नहीं है कि दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर आदमी जो भूलते हैं या भूलने लगते हैं, ये नहीं कि उनको डिमेंशिया हो गया। सो दैट इज़ एक मिथ है, एक गलतफहमी है कि अगर हम कुछ भूलने लगे तो हमको डिमेंशिया हो गया। नहीं, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज़ कि हर डिमेंशिया अल्जाइमर्स नहीं है, तो कहीं वेराइटीज़ होते, उसमें ट्रीटेबल होते जो अच्छी तरह उपचार हो जाएगा और बिल्कुल आप नॉर्मल हो जाएंगे। कुछ होते हैं जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ होता है हम प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, वो डिजेनरेशन से हो जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसकी बढ़ता है। तो उन वेराइटीज़ में सबसे कॉमन वेराइटी है अल्जाइमर्स डिमेंशिया। सो देयरफॉर हर भूलना डिमेंशिया नहीं है, हर डिमेंशिया अल्जाइमर्स डिसीज़ नहीं है। थैंक यू। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं एक भेंट वार्ता। विषय है गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की समस्या और हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ज्योत्सना सूरी। आप प्रोफेसर हैं और सीनियर कंसल्टेंट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में। थैंक यू शालिनी जी। आप ये बताइए कि भारत की अगर हम बात करते हैं तो क्या स्थिति है, एनीमिया कितना है भारत में? भारत के जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि अगर हम सिर्फ गर्भवती महिलाओं को लें तो अराउंड 50% महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को एनीमिया की प्रॉब्लम है। यानी बहुत आम समस्या है। तो और होता क्यों है? एनीमिया क्या है एक्चुअली? हाँ जी, तो ये एनीमिया होता है जैसे कि आपने बताया कि खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो ये हो सकता है कि सबसे आम वजह इसकी होती है जब न्यूट्रिशनल एनीमिया जो हम बोलते हैं कि हमारे खान पान में जो तत्व होने चाहिए इम्पोर्टेंट, जैसे कि आयरन है, प्रोटीन्स है, विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है, इनकी कमी होती
होती है तो ये हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कम बनता है। तो काफी सारी वजहें हैं, बट हमारा ज्यादा फोकस आई थिंक जब हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं तो उसमें हमारा होता है कि न्यूट्रिशनल एनीमिया। प्रेग्नेंट वुमेन में सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जैसे कि जो खाने के लोहे जो होता है, लोहे की कमी होती है, तो वो उसका एनीमिया सबसे कॉमन देखा गया। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे एक महिला गर्भवती होती है, उसे पता लगता है कि उसको गर्भ ठहर गया है, तो कहा जाता है सबसे पहले जाओ डॉक्टर को दिखाओ, एक जनरल चेकअप कराओ। तो उस चेकअप में क्या ये किया जाता है, एनीमिया या हीमोग्लोबिन का टेस्ट मैंडेटरी करते हैं हाँ आप जी, लोग? बिल्कुल। हीमोग्लोबिन टेस्ट बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है एक एंटीनेटल, जो हमारी महिला आती है प्रेग्नेंट वुमेन, उनका एंटीनेटल चेकअप होता है। और कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे कराते हैं? हीमोग्लोबिन के अलावा उनका ब्लड ग्रुपिंग सबका कराते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि उनकी बॉडी में किसी तरह के कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है जो उनके बच्चे को भी पास ऑन हो सकते हैं। तो उसमें एक जैसे VDRL टेस्ट होता है और हमारा HIV टेस्ट होता है, एक होता है जो लिवर का टेस्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन बोलते हैं। क्या इसका इफेक्ट हो सकता है अगर महिला गर्भवती है, एनीमिया से पीड़ित है, तो उसके स्वास्थ्य पर क्या असर हो सकता है और उसके शिशु के स्वास्थ्य पर, ये थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, अनीमिया जो है वो एक बहुत कॉमन एक स्थिति है और वो आपकी जो प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है। तो ये देखा गया है कि जो अनीमिया से पीड़ित हैं उनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी की होती हैं उन मदर्स में, चाहे वो मैटरनल मॉर्बिडिटी जो कहते हैं, सिवियर मैटरनल मॉर्बिडिटी, कि उनको ICU में तक रहने का, एडमिशन होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। मॉर्टेलिटी का रिस्क बहुत सिवियर केसेस में, जहाँ पे मैटरनल मॉर्टेलिटी कहते हैं कि जो गर्भवती स्त्री की मौत तक भी हो जाती है। और फिर मतलब इस तरह के केसेस में देखा गया कि वो एनीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें कंट्रीब्यूटर होता है। फिर फिट्स आते हैं, एक्लैम्सिया की बीमारी आपने सुना होगा, जब BP हाई हो जाता है, तो ये सब चीजें तो होती हैं। अच्छा, ऐसी महिलाओं को इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा रिस्क होता है और ऐसी महिलाओं में पोस्टपार्टम इन्फेक्शन का भी रिस्क होता है, सेप्सिस का रिस्क होता है, और कभी कभी इतना कम जब उनका हीमोग्लोबिन हो जाए तो उनके हार्ट फेलियर का भी रिस्क होता है, जिसमें कि उनका सांस फूलने लगता है और उनकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। जी। तो ये तो होता है जो महिलाओं पे। अब उनके शिशु पे क्या इफेक्ट होता है, तो उसमें ये देखा गया है कि जितना सिवियर एनीमिया हो तो उसमें बेबी का एक तो टाइम से जल्दी पैदा होने का खतरा होता है, प्री मैच्योरिटी का वो रिस्क होता है। फिर बेबी का वेट भी कम होने का रिस्क होता है कि बच्चे का वेट 2.5 किलो से कम, हम 2.5 किलो हमारा एक वो है स्टैंडर्ड की, 2.5 किलो से जो ज्यादा है वो हम एक नॉर्मल वेट मानते हैं। तो 2.5 किलो से कम वेट में काफी प्रतिशत ऐसी महिलाएं जिनको एनीमिया है उनके बेबी छोटे होते हैं। अच्छा। वजन में, तो ये एक और प्रॉब्लम होती है। फिर ये बच्चे जो होते हैं इनमें भी एनीमिया होने का खतरा होता है, क्योंकि बहुत आयरन माँ से इनको मिलता है। तो जब माँ में ही इतना कम है तो बच्चे को नहीं मिलेगा। तो वो अनीमिया उनके एक तरह से जब वो पैदा होते हैं तो उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो अनीमिक बच्चे पैदा हो सकते हैं। और फिर उनको भी अलग डेवलपमेंट में भी, फीटल डेवलपमेंट में फीटल डेवलपमेंट में ये होता है कि वेट कम हो सकता है। वैसे दूसरे तरीके के डेवलपमेंटल एब्नॉर्मेलिटीज इतनी नहीं देखी गई अनीमिया से, बट प्री मैच्योरिटी और लो बर्थ वेट ये 2 चीजें डेफिनेटली हो सकती हैं। और बाकी ये हो सकता है कि फीटल डिस्ट्रेस, जिस समय लेबर पेन हो रहे होते हैं तो बच्चा पेट में वो दर्द भी नहीं सह पाता और फीटल डिस्ट्रेस होता है, तो कभी कभी ऐसे शिशुओं में फिर पेट में दम घुटने का भी खतरा हो जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब ये इतना इम्पोर्टेंट है और आप भी बता रहे हैं कि ये इसको नियमित रूप से आप जांचते हैं कि हीमोग्लोबिन है कि नहीं सही, अगर आपको पता लगता है कि लेवल से कम है हीमोग्लोबिन, तो क्या रहता है, किस तरह से आप उनका उपचार करते हैं? हाँ। प्रेगनेंसी शुरू हुई और प्रेगनेंसी हुई उसके बाद भी ये कंटिन्यू रहता होगा लैक्टेशन पीरियड तक? हाँ जी। तो इसमें अगर हम उपचार की बात करें तो कुछ तो होंगे जो कि उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान देने वाले उपचार हैं। वो तो हम हर प्रेग्नेंट महिला को बताते हैं कि आप जब प्रेग्नेंट हुए तो आपको क्या क्या खान पान में क्या क्या चीजें हैं जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि हर महिला जब प्रेगनेंसी में एक बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया, तो आमतौर पे बोला जाता है 12 से ऊपर हीमोग्लोबिन होना चाहिए, बट प्रेग्नेंट वुमन में 11 अगर है, 11 से ऊपर तो हम उसे नॉर्मल मानते हैं। मार्जिन थोड़ा सा दिया गया है। इसीलिए क्योंकि प्रेगनेंसी में जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो उसमें एक फिजियोलॉजिकल एनीमिया जो कि हम
हम एक एक्सेप्ट करते हैं कि इतना हमारे लिए नॉर्मल है, तो 11 को हम एक लिमिट मानते हैं, 11 के ऊपर हम नॉर्मल मानते हैं, उसके नीचे अनीमिया होता है। तो हम हर प्रेग्नेंट वुमन को कहते हैं कि आपको खान पान में क्या क्या चीजें लेनी है। तो जो आयरन रिच फूड्स हैं, जो नॉनवेज खाते हैं उनमें तो हाँ, फिश खाइए, चिकन खाइए, थोड़ा वीक में 2 to 3 टाइम्स अगर नॉनवेज वो खाते हैं, वो अच्छा सोर्स ऑफ हीमोग्लोबिन है। बाकी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जिसमें कि पालक है, मेथी है, साग है, ये सारी सब्जियां, हरी सब्जियां हैं, ये सब अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। और पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, जैसे होल व्हीट आटा है, ओट्स है, रागी है, और हमारा मिल्क जो प्रोडक्ट्स भी आप बोलते मिल्क हैं? प्रोडक्ट्स में भी होता है आयरन, बट इतनी मात्रा में नहीं देखा गया। ज्यादा वेजिटेबल्स, सीरियल और होल व्हीट सीरियल, और जैसे बंगाल ग्राम है, जो काले चने हैं, जी। दालें हैं, इन सब में प्रोटीन और आयरन भी देखा जाता है। और जैसे एक सिंपल जैगरी और पीनट्स का कॉम्बिनेशन जो आप कहते हैं ना, चिक्की, तो वो एक जैसे लो रिसोर्स कंट्रीज में और जहाँ पे हमारे जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमारा, तो हमारी पेशेंट्स बहुत ज्यादा जैसे नट्स वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ये भी काफी आयरन और प्रोटीन गुड़ प्रोवाइड में करता काफी है। आयरन होता है, जैसा आप हाँ बता जी, रही हैं, तो गुड़ ये- और जी। पीनट्स में प्रोटीन हो, तो वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बाकी रेजन्स है, इनमें भी जो किशमिश होती है, इसमें डेट्स, खजूर, और इन सब में काफी आयरन देखा जाता है। तो ये सब अगर वो इंक्लूड करें, बाकी जरूरी ये है कि वो अपने खाने में विटामिन सी का जो, जैसे जब खाना खाते हैं तो उसमें साथ में चाय कॉफी ना लें। मतलब बहुत सारे फूड फैट्स हैं हमारे यहाँ पे, काफी बार आप स्पेशली अगर आप विलेजेस में देखें तो वो खाने के साथ चाय पीना एक आम बात है। तो चाय जब पी जाती है तो आयरन का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, दूध के साथ भी आयरन का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो दूध और चाय खाने के साथ मत लीजिए। जब आप जहाँ वेजिटेबल्स ले रहे हैं वहां पे आप उसमें नींबू निचोड़ दीजिए, तो नींबू जैसे विटामिन सी होता है, वो आपका आयरन को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो ये और बहुत अच्छी काम की बात है कि हाँ जी, और है भी बहुत मामूली सी बात है कि हाँ, किसी को लगेगा कि, लेकिन अगर आप नींबू निचोड़ लें उसमें और चाय कॉफी अवॉइड करें, हाँ, मतलब खाने और 2 चाय घंटे पीने का का गैप रखें, 2 घंटे का गैप तो बॉडी दीजिए। में एब्जॉर्प्शन हो पाएगा आयरन हाँ, का। आयरन का अब्जॉर्प्शन, जी। ये फूड फैट्स अगर हम इनका ख्याल रखेंगे तो हमारी जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारा आयरन अब्जॉर्ब हो पाएगा। जी। तो ये तो एक है जो सबको हम बताते हैं अपनी प्रेग्नेंट महिलाओं को कि अपनी डाइट का किस तरह ख्याल रखना है। बाकी उपचार, जिनको अनीमिया हो गया या जिनको, एक होता है प्रोफाइलैक्सिस कि हम हर गर्भवती महिला को आयरन की गोली देते हैं। एक आयरन की गोली जो होती है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, सेंटर्स में भी मिलती है। नेशनल प्रोग्राम हमारा जो अनीमिया मुक्त भारत का एक प्रोग्राम भी चल रहा है, उसके अंतर्गत हर महिला को आयरन की गोली मिलती है। तो वो होती है प्रोफाइलैक्सिस, कि उसको अनीमिया जो है अभी नहीं है पर ना हो, इसीलिए हम वो देते हैं। बट जिनको अनीमिया हो जाता है उनको फिर हमें उपचार अलग तरीके से करना पड़ता है। उनको आयरन की हमें 2 गोलियां देनी पड़ती है। और जिनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जैसे कि 7 ग्राम है, उससे कम हो जाए, तो वो हम सिवियर एनीमिया मानते हैं। उसमें फिर हमें उनको कई बार इंजेक्टेबल आयरन देना पड़ता है। और अगर और भी ज्यादा कम हो जाए और उनकी डिलीवरी का टाइम पास हो जाए तो फिर हमें उसमें कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ सकता है। तो ये अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी ऑफ अनीमिया और उनकी जेस्टेशनल एज क्या है, कब उनकी डिलीवरी ड्यू है, क्योंकि अगर वो डिलीवरी के बहुत पास है और अनीमिया है तो हमें उनको डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना है कि डिलीवरी के समय उनको मतलब कोई उतने कॉम्प्लिकेशंस कम ना हो। समय में ही उनको हाँ, तब तैयारी हमें करनी। फिर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देना पड़ सकता है, ताकि वो डिलीवरी के समय उनमें कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ना हो, जिससे कि उनकी जान को खतरा हो। जी, तो आज हम बात कर रहे हैं एनीमिया, गर्भवती महिलाओं में एनीमिया क्या नुकसान कर सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो जब तक हमारी लड़कियां स्वस्थ नहीं होंगी तब तक हम कैसे सोचें कि गर्भवती महिला स्वस्थ होगी, क्योंकि पहले उसके स्वास्थ्य को देखना हमें बहुत जरूरी है। और आपने शुरू में बोला भी कि ये सोशल भी स्टिग्मा है, हमारे साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। लेकिन आजकल एक और चीज जुड़ गई है, और वो है कि खान पान का जो उचित तरीका नहीं रह गया है। बच्चे आजकल फैशन फूड या जंक फूड, इन सब चीजों की तरफ भाग रहे हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे केसेस में एनीमिया बढ़ रहा है, लड़कियों में भी अगर हम देख रहे हैं। तो ये जो आपने अभी मेंशन किया था अनीमिया मुक्त भारत, ये जो एक स्कीम चल रही है, ये क्या इसी को कवर करती है? इसके बारे में थोड़ा हाँ जी, बताइए। ये अनीमिया मुक्त भारत 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था। हर लेवल एज के पॉपुलेशंस टारगेटेड हैं और 6 इंटरवेंशंस हैं। तो वो
मतलब ऐसा है कि सारे इसमें एक जो पॉपुलेशन टारगेट है, जैसे आपने बोला जो यंग गर्ल्स हैं, तो एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए भी इसमें, और गर्ल्स ही नहीं बॉयज में भी अनीमिया, क्योंकि फूड फैट्स तो आजकल हर सभी के साथ है, चाहे वो बॉयज हों या गर्ल्स हों। वो आपने बहुत सही बताया कि खाने का उस तरीके का आजकल बच्चों को पसंद ही नहीं है, जो एक स्वस्थ खाना बनता है जो उनकी माँ घर पे बनाती है, उनको ज़्यादा जंक फूड का शौक है। तो ये अनीमिया मुक्त भारत से जो वो इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़ाते हैं कि आप खाने में अच्छी चीज़ें लीजिए, और स्कूल्स में भी हर हफ्ते एक बार इनको आयरन की गोली दी जाती है बच्चों को प्रोफाइलैक्सिस के लिए, कि उनका आयरन की मात्रा और उनका हीमोग्लोबिन अच्छा बना रहे। उनको हीमोग्लोबिन भी उनके रेगुलरली चेक होते हैं, और डीवर्मिंग भी होती है, वो प्रेग्नेंट वुमेन की भी होती है, और ये बच्चों की भी डीवर्मिंग, साल में 2 बार डीवर्मिंग करते हैं, क्योंकि वर्म्स भी एक, जैसे मैंने कहा था कि खून अगर कम हो जाए बॉडी में, कोई खून लॉस हो रहा हो, वो भी अनीमिया का कारण है। तो इंडिया में वर्म इन्फेस्टेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है अनीमिया का। तो बॉडी में वर्म्स होते हैं जो कि पता भी नहीं होता हम लोगों को कि हम क्या कैरी कर रहे हैं। जब आप देखते हो कि किन किन कारणों से इनको हीमोग्लोबिन कम है, तो डीवर्मिंग अब सबको दिया जाता है। और इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जिनसे कि कोशिश की जाती है कि जब तक ये बच्चे बड़े हों तो ये इनमें अनीमिया नहीं होना चाहिए। और ये 12 ग्राम हीमोग्लोबिन हमारा एम होता है कि हर लड़की जब वो एडोलेसेंट एज में हो वो 12 ग्राम हीमोग्लोबिन ले। उसकी बॉडी में जो जो चेंजेस होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी न्यूट्रिशन, उसका जो मासिक धर्म है, वो भी अगर कभी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कुछ एबनॉर्मेलिटीज उसमें है, उसको भी हम सही समय पे उपचार करें ताकि वो ब्लड ना लूज करे। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर महीने ब्लड लूज करती हैं लड़कियां। अगर उसके लिए हम ट्रीटमेंट ना करें, अगर वो ज्यादा है, नॉर्मल है तो ठीक है। तो इसलिए ये प्रोफाइलैक्सिस का प्रोग्राम बना है, जिसमें कि इवन वीक में एक गोली खाने से देखा गया है कि इनका एक हीमोग्लोबिन लेवल काफी सही रहता है। तो बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब आपने बताई, और हम निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो लाभान्वित होंगे इस कार्यक्रम को सुनकर, क्योंकि एनीमिया जो समस्या है उसको हमें भारत से हटाना है उसे, और भारत को एनीमिया मुक्त बनाना है। और गर्भवती महिलाओं के लिए तो खासतौर पर हमने आज बातचीत करी। तो हमारे साथ स्टूडियो में रही डॉक्टर ज्योत्सना सूरी। आप प्रोफेसर एंड सीनियर कंसल्टेंट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में, और आज हमने बात करी गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की समस्या पर। तो डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें हमारे साथ और हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अस्वस्थ जीवन शैली और खान पान की गलत आदतों के कारण होने वाली बीमारियों को जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां कहा जाता है। ये बीमारियां ना तो संक्रमण से फैलती हैं, ना ही अनुवांशिक होती हैं। अनुवांशिक कारक इसमें प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। अनुशासित जीवन शैली द्वारा न केवल इनसे बचा जा सकता है, बल्कि अगर आप अपनी खराब जीवन शैली और किन्हीं अन्य कारणों से इनकी चपेट में आ जाएं, तो अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर इन्हें नियंत्रित भी किया जा सकता है। इसमें आयुर्वेद भी हमारी मदद कर सकता है। जी हाँ, जीवन शैली से जनित रोग और आयुर्वेद, इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर विजय शर्मा को। आप आयुर्वेदाचार्य हैं और माधव बाग क्लिनिक से संबद्ध हैं। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन शैली जनित या लाइफस्टाइल डिजीजेस, ये होती कौन कौन सी हैं? लाइफस्टाइल रिलेटेड या जीवन शैली में जो संतुलन नहीं हो पाता है, उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं, वैसे तो लगभग 80% बीमारियां लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज होती हैं, जिनमें प्रमुखतः हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मोटापा, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि बीमारियां हैं जो आजकल बहुत प्रचलन में। और मुझे लगता है दिन प्रतिदिन अगर हम प्रतिशत देखें तो इनमें बढ़ोतरी ही होती जा रही है। जी। तो क्या कारण है डॉक्टर साहब कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं इसमें बढ़ोतरी हो रही है? आजकल हम लोगों की, सभी लोगों की लाइफस्टाइल में कहा जाए कि रिलैक्स नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग बहुत ही जल्दबाजी में हैं हर चीज के लिए, चाहे वो हमारे जीविका को लेके हो या हमारी मजबूरी हो या फिर हमारी आदत, जिसकी वजह से हम अपने जीवन शैली को संतुलित बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये इनिशियली तो हमको कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन जैसे
जैसे समय बीतता जाता है, ये हमें बीमारी के रूप में हमारे शरीर में हमको दिखाई देने लगती हैं। तो आपने बताया कि बहुत सारे कारण हैं, जिसमें मुख्यतः ये है कि हम अपने जीवन को बैलेंस नहीं कर पाते, यानी स्ट्रेस इसमें एक प्रमुख कारक है, ऐसा हम कह सकते हैं। स्ट्रेस के अलावा आपको क्या लगते हैं? मैडम, आयुर्वेद में कहा गया है कि यदि हम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो 3 चीजें हमको बहुत ही संतुलित रखना चाहिए: आहार, विहार और विचार। आहार का मतलब वो आहार जो हमारे शरीर का पोषण करे। विचार मतलब हमारे सोचने की शक्ति या दूसरों से व्यवहार इस तरीके से होना चाहिए जो हमारे मानसिक स्तर पे भी हमको ठीक रख सके। और तीसरी चीज है कि व्यायाम को भी इसमें बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। यदि हम व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां बिल्कुल एकदम से स्वस्थ रहती हैं, और जब हमारी मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं तो खून का दौरान भी अच्छा होगा और हम हर तरीके से अपने आप को ठीक महसूस करेंगे। यानी ये 3 चीजें, आहार, विहार और विचार, ये प्रमुख आपने बताया। तो आहार क्या होना चाहिए? हम तीनों बिंदुओं पर बात करना चाहेंगे, अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे। तो आहार जो बहुत मुख्य है, सबसे बड़ा कारक होता है, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं और कितना खाते हैं। ये चीजें मुझे लगता है नियंत्रित करनी बहुत आवश्यक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरा कहना है कि आहार के बारे में जो प्रकृति ने हमें जिस रूप में दिया है, यदि हम उस रूप में ही उसको यूज करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए हमेशा फायदेमंद होती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है किसी भी चीज की, और उसको यदि हम यूज करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए हमेशा हानिकारक होती है। जैसे कि फल है, तो फल को हम जिस रूप में हमें दिया गया है तो उस तरीके से यदि हम यूज करेंगे तो हमें फायदेमंद रहेगा। दूसरा, यदि हम फ्रूट है कोई हमारा और उसकी प्रोसेसिंग होती है तो वो हम लेते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करती हैं, और टेस्ट वाइज तो हमको ये बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो इसी तरीके से हमें वो सारी चीजों का यूज करना चाहिए जो प्रकृति ने हमें जिस रूप में दिया है। यानी फल हैं, सब्जियां हैं, सलाद है, तो ये सारी चीजें नेचुरल फॉर्म में यूज करें। जितना उसको प्रोसेस करेंगे उतना ही वो शरीर के लिए हानिकारक होते जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए, आजकल बच्चों का जो खान पान है वो ही काफी बदल गया है, या यूं कहे बिगड़ गया है। टीवी देख के खाना, और जैसे कोरोना में हमने देखा कि बाहर निकलना नहीं हुआ, उनका खेलना नहीं हुआ, स्कूल जाना नहीं हुआ, फिजिकल एक्टिविटी भी धीरे धीरे बहुत कम होती गई जब आप घरों में सीमित हो जाते हैं। तो ऐसे समय में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, खासतौर पर बच्चों के लिए? मैम, बच्चों के लिए उनके लिए डाइट का प्लान करना माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो उनको सही से गाइड करें। बच्चों को तो कुछ पता नहीं है बेसिकली, वो तो जो देखते हैं, जिस चीज का उनको टेस्ट लग जाता है वो उसी चीज को फॉलो करते हैं। लेकिन हमें घर से ही इन सब चीजों की शुरुआत करनी चाहिए। जो हमारे माता पिता हैं वो ही बच्चों को थोड़ा सा गाइड करें कि फलों पे विशेषकर बच्चों को ध्यान दें कि आजकल जितने प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो बच्चों को टेस्ट वाइज अच्छे लगते हैं काफी, लेकिन हमको उनको बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में बच्चों को देना चाहिए। बाकी दूध है, फल है, और बेसिकली जो जूसेस वगैरह हैं वो उन पे बच्चों को बहुत फोकस करना चाहिए, वो जरूर देना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो बच्चों में आजकल बैठे रहने की जो आदत हो गई है, चाहे वो मोबाइल को लेके या टीवी को लेके, उससे थोड़ा सा हटाना चाहिए। बच्चों को एक्टिव होना चाहिए, यानी जब तक वो कुछ शारीरिक काम नहीं करेंगे तो उनका विकास उतना अच्छा नहीं होगा, और साथ ही मानसिक विकास भी उनका इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। जी, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। और पहले सुना भी ये जाता था कि ये बीमारियां जो है, जिनका आपने नाम लिया, जिनको हम जीवन शैली जनित रोग, लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं, यानी अवसाद है या थायराइड है, बीपी है, ये सब बीमारियां कहा जाता था कि एक बड़ी उम्र में होती थी। पर आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण आप यही समझते हैं कि बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं? जी, उसका यही कारण है कि बच्चे पहले खेलने कूदने में बहुत व्यस्त रहते थे। तीसरी चीज ये कि जो लॉकडाउन हो गया है पिछले 2 सालों से जो हुआ है, उसकी वजह से भी उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। तो इसकी वजह से ही ये मेन कारण है। पहले 40 साल की उम्र के बाद में होती हैं, वो अब होती दिखाई देती हैं 20 और 22 और 25 साल की उम्र में, क्योंकि बच्चों को उतना ज्यादा जो फिजिकल वर्क है, एक्सरसाइज है, उससे दूर होते चले जा रहे हैं। दूसरा, खान पान में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, अब यही एक विशेष कारण है जिसकी वजह से ये डिजीज बहुत जल्दी हो रही हैं। डॉक्टर साहब, ये हमने बात करी प्रिवेंशन की, लेकिन अगर ये डिजीजेस हो जाती हैं तो आयुर्वेद में किस तरह से इसका इलाज किया जाता है? आयुर्वेद में क्या होता है कि आयुर्वेद में कोई भी चिकित्सा सिर्फ और सिर्फ औषध से नहीं की जा सकती। औषध मतलब मेडिसिन से नहीं की जा सकती। आयुर्वेद में जो चिकित्सा होती है उसके भी 4 चरण होते हैं। जी। सबसे पहले उसके आहार, जो आहार एक विशेष मुख्य कारण बताया गया है किसी बीमारी के लिए, कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर का पोषण भी कर सकता है और शोषण भी कर सकता है। तो सबसे पहले हमें उस ऐसा आहार लेना चाहिए जो इससे हमारे शरीर का पोषण हो। दूसरी चीज जो बताया गया विहार यानी व्यायाम।
व्यायाम हमें जरूर करना चाहिए। कम से कम आधे घंटे का व्यायाम हमको खाली पेट सुबह जरूर करना चाहिए। तीसरी चीज होती है कुछ एक आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार प्रिस्क्राइब की जाती हैं, उस औषधि को लेने से पेशेंट ठीक हो सकता है। पंचकर्मा चिकित्सा किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी बहुत जरूरी होती है। जैसे कि हम अपने वाहन या मोटरसाइकिल, कार वगैरह की सर्विस करते हैं, इसी तरीके से कोई भी ऐसी व्यवस्था नेचुरल नहीं बनी है कि जिससे कि हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद में चिकित्सा होती है पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म चिकित्सा में का मुख्य जो लक्ष्य है शरीर की अंदर से शुद्धि करना। कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ होते हैं जो शरीर के नॉर्मल जो मार्ग हैं उससे नहीं निकल पाते, तो उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए इन पंचकर्म चिकित्साओं का सहारा लिया जा सकता है। और ये यदि हम लगातार लेते रहें, हर महीने पे रेगुलर अंतराल पे लेते रहें, तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकलते रहेंगे और हमें कोई भी बीमारी होने की संभावना कम हो जाएगी। अगर हम बचना चाहते हैं इन रोगों से जो गलत जीवन शैली से जुड़े हुए हैं, या होने के बाद इलाज कराना चाहते हैं, दोनों ही केस में पंचकर्म चिकित्सा जो है अच्छी रहेगी। बहुत अच्छी बातें आपने बताई डॉक्टर साहब हमें, और बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। लाइफस्टाइल डिजीजेस और आयुर्वेद, यानी जीवन शैली जनित रोग और आयुर्वेद, इस विषय पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे डॉक्टर विजय शर्मा से, जो आयुर्वेदाचार्य हैं और माधवबाग क्लिनिक से संबद्ध हैं। आपसे बात की शालिनी मित्तल ने। आप इस कार्यक्रम में और क्या सुनना चाहते हैं, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthaidelhi@gmail.com। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।